इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के 500 MCQ जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्ले ऑफ एडवर्स पोजीशन इज अ डिफेंस अवेलेबल। तो जो एडवर्स पोजीशन का जब आप डिफेंस लेंगे तो कौन लेगा? सो इट इज़ ओनली टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। रिसेंटली 2019 में केस आया था रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर। इसमें बोला गया था कि जो प्ली होती है एडवर्स पोजीशन की, पहले ये एज अ शील्ड यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम पे अब आप इसे एज अ सॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप खुद क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, अब मेरा पोजीशन बनता है। नंबर 2, द रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सेकेंड अपील। तो क्या एविडेंस का रीअप्रिसिएशन होगा सेकेंड अपील में? सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज वो तो पहली अपील में हो जाता है। So option C is right one, like it is not permissible. Now next one is the sweeping change introduced by the Civil Procedure Code Amendment Act 2002 is with the object to। क्या पर्पस था? क्या ज़्यादा पावर देना था या रिड्यूस द पावर ऑफ द सिविल कोड? नंबर सी, कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, एंड डी, मेकिंग प्रोविजन stringent. So that is to cut short delay in disposal of suit. So that was the ultimate objective. Number 4, preliminary decree can be passed in a suit। हम प्रिलिमिनरी डिग्री कब पास कर सकते हैं किसी सूट में? क्या पार्टीशन में कर सकते हैं? नंबर 2, पार्टनरशिप में क्या किया जा सकता है? क्या पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट में भी किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव? सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप पार्टीशन में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी पास कर सकते हैं, पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट के केसेस में भी आप पीडी का इशू कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रिलिमिनरी डिक्री इज वन। प्रिलिमिनरी डिक्री कौन होगी? लाइक विच डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू द सम और वन ऑफ द मैटर इन controversy in the suit but does not finally dispose of the suit। सूट का डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, बट किसी पर्टिकुलर मैटर का राइट जो पार्टीज के रिगार्ड में है उसको आप डिटरमाइन कर रहे हैं। नंबर बी, which determine the right of the parties with regard to the sum or one of the matter in controversy in the suit which may have the effect of final disposal of the suit। तो नंबर बी में बोलता है क्या उस चीज़ का डिसीजन फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट का इफेक्ट हो सकता था, क्या ये भी इंक्लूड में होगा या नहीं होगा? सो आंसर इज़ नो, सिर्फ पहला होगा जिसमें ये होगा कि आप पूरे सूट के किसी पर्टिकुलर मैटर को आप उसके रिगार्ड में राइट, पार्टीज के राइट को आप डिटरमाइन कर रहे हैं, but does not finally dispose of the suit, right? 6 is a decree becomes a final। कोई भी डिक्री कब फाइनल होगी? नंबर ए, जब ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। नंबर बी, नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिक्री। सो द ऑप्शन सी, लाइक बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री। तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, बोथ ए एंड बी, एंड D1 इज नाइदर ए नॉर बी। और क्वेश्चन में है कि व्हाट इज नॉट अ डिक्री, राइट? सो दिस इज डिसमिसल इन डिफॉल्ट, इट इज नॉट अ डिक्री। Number 8, order has been defined as a formal expression of any decision of a civil court which is not a decree under। सो ये किस में आपको मिलेगा? सो ये आपको मिलेगा 214 में मिलेगा। ऑर्डर की डेफिनेशन आपको 214 में मिलेगी। नंबर 9, अ डिक्री होल्डर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है या एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। सो ये कहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको? तो ये आपको मिलेगा 2 के सब क्लॉज 3 में, उसमें डिक्री होल्डर मेंशनड है। नंबर 10, a decree holder, option number A, need not be a party to the suit। The term is not confined to the plaintiff, both A and B, neither A nor B। So the option will be both A and B। ये जरूरी नहीं need not be a party to the suit decree holder, and the term is not confined to the plaintiff। सिर्फ plaintiff तक ही इसका ये लिमिट नहीं है। 11 is about the foreign court under section 25 of the CPC means। ऐसी कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर सिचुएट है, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
या अ कोर्ट सिचुएट इन इंडिया अप्लाइंग फॉरेन लॉ, लाइक एम्बेसी वगैरह हो गया, तो ये सब फॉरेन कोर्ट में आ जाएंगी। सो 11 का ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन है जैसे अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिश हुआ हो वो इंडियन ने इस्टेब्लिश किया हो। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी वी हैव टू रीड इट केयरफुली, लाइक अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर तो है, एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश नहीं किया है। नंबर 12 में आप देख लीजिए, जजमेंट अंडर सेक्शन 29 मीन्स a decree, dismissal of an appeal summarily, and number C is a statement of a ground of an order or decree। जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी की आपको लैंग्वेज आपको मिलेगी, लाइक स्टेटमेंट ऑफ अ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, जो भी जिस ग्राउंड पे दिया जाता है वो है जजमेंट का पार्ट। नंबर 13 लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211 of the CPC means a person who is Number A, relative of the parties to the suit, co-sharer of the benefit, assuming to the parties to the suit. Number C, who in law represent the estate of the deceased. या D, all of the above. So 13 का correct answer होगा who in law represent the estate of deceased. Number 14 is A. A dies leaving behind a son X and a married daughter Y. A suit filed by A after his death can be continued by, so X alone as a legal representative, Y alone as a legal representative, X, Y and the husband of Y as a legal representative, X and Y both as a legal representative। तो कौन करेगा? सो दोनों, X and Y both as a legal representative। 15 अ जजमेंट कंटेन, जजमेंट क्या कंटेन करता है? सो जजमेंट में कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होता है, सो ये भी है। द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये भी मेंशन होता है। एंड नंबर सी द इम्पॉर्टेंट इज द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीज़न देयर ऑफ, जो भी रीज़न था उस डिसीजन के रिगार्ड में वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। नंबर 16 हम देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ट्रेसपास, इंटरमेडिलर, अ क्रेडिटर, बोथ ए एंड सी। तो कौन इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? सो बोथ ए एंड सी, ट्रेसपासर एंड क्रेडिटर। 17 अबाउट द मीन प्रॉफिट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 मीन्स। तो जब आप इसकी बेयर एक्ट में लिखेंगे तो साफ साफ लिखोगे, सो दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। तो रॉन्गफुल पोजीशन के टाइम पे जो उसने भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉफिट उसने एक्चुअली रिसीव किया और माइट हैव रिसीव्ड टुगेदर विद द इंटरेस्ट, तो ये आपका आ जाएगा। नंबर 18 इज अबाउट द फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द CPC मीन्स फॉरेन जजमेंट। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ए देख लेते हैं, जजमेंट गिवन बाय इंडियन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेनर, सो दैट इज नॉट। बी है जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट, सो दिस इज द फॉरेन जजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के 500 MCQ, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्ले ऑफ एडवर्स पोजीशन इज अ डिफेंस अवेलेबल। तो जो एडवर्स पोजीशन का जब आप डिफेंस लेंगे तो कौन लेगा? सो इट इज़ ओनली टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। रिसेंटली 2019 में केस आया था रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर। इसमें बोला गया था कि जो प्ली होती है एडवर्स पोजीशन की, पहले ये एज अ शील्ड यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम पे अब आप इसे एज अ सॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप खुद क्लेम कर सकते हैं कि नहीं अब मेरा पोजीशन बनता है। नंबर 2, द रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सेकेंड अपील। तो क्या एविडेंस का रीअप्रिसिएशन होगा सेकेंड अपील में? सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज वो तो पहली अपील में हो जाता है।
So option C is right one, like it is not permissible. Now next one is the sweeping change introduced by the Civil Procedure Code Amendment Act 2002 is with the object to, क्या पर्पस था, क्या ज़्यादा पावर देना था या रिड्यूस द पावर ऑफ द सिविल कोड. नंबर सी, कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, एंड डी, मेकिंग प्रोविजन stringent. So that is the to cut short delay in disposal of suit. So that was the ultimate objective. Number 4, preliminary decree can be passed in a suit. हम preliminary decree कब पास कर सकते हैं किसी सूट में, क्या पार्टीशन में कर सकते हैं. नंबर 2, पार्टनरशिप में क्या किया जा सकता है, क्या पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट में भी किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आप पार्टीशन में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी पास कर सकते हैं, पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट के केसेस में भी आप पीडी का इशू कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रिलिमिनरी डिक्री इज वन. प्रिलिमिनरी डिक्री कौन है, like which determine the right of the parties with regard to the sum or one of the matter in controversy in the suit but does not finally dispose of the suit. सूट का डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं बट किसी पर्टिकुलर मैटर का राइट जो पार्टीज के रिगार्ड में है उसको आप डिटरमाइन कर रहे हैं. नंबर बी, विच डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू द सम और वन ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. तो नंबर बी में बोलता है क्या उस चीज़ का डिसीजन फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट का इफेक्ट हो सकता था, क्या ये भी इंक्लूड में होगा या नहीं होगा. सो आंसर इज़ नो, सिर्फ पहला होगा जिसमें ये होगा कि आप पूरे सूट के किसी पर्टिकुलर मैटर को आप उसके रिगार्ड में राइट पार्टीज़ के राइट को आप डिटरमाइन कर रहे हैं बट डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट. राइट. 6 वन इज अ डिक्री बिकम्स फाइनल. कोई भी डिक्री कब फाइनल होगी. नंबर ए, जब ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज. नंबर बी, नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिक्री. सो द ऑप्शन सी, लाइक बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री. तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, बोथ ए एंड बी, एंड D1 इज नाइदर ए नॉर बी. और क्वेश्चन में है कि व्हाट इज नॉट अ डिक्री. राइट. सो दिस इज डिसमिसल इन डिफॉल्ट, इट इज नॉट अ डिक्री. Number 8, order has been defined as a formal expression of any decision of a civil court which is not a decree under. So ये किस में आपको मिलेगा. So ये आपको मिलेगा 214 में मिलेगा. ऑर्डर की डेफिनेशन आपको 214 में मिलेगी. नंबर 9, अ डिक्री होल्डर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड. जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है या एग्जीक्यूशन किया जा सकता है. सो ये कहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको. तो ये आपको मिलेगा 2 के सब क्लॉज 3 में, उसमें डिक्री होल्डर मेंशनड है. नंबर 10, अ डिक्री होल्डर. Option number A, need not be a party to the suit. The term is not confined to the plaintiff. Both A and B, neither A nor B. So the option will be both A and B. ये जरूरी नहीं, need not be a party to the suit, degree holder, and the term is not confined to the plaintiff. सिर्फ plaintiff तक ही इसका ये लिमिट नहीं है. 11 is about the foreign court under section 2(5) of the CPC means. ऐसी कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर सिचुएट है. अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या अ कोर्ट सिचुएट इन इंडिया अप्लाइंग फॉरेन लॉ लाइक एम्बेसी वगैरह हो गया, तो ये सब फॉरेन कोर्ट में आ जाएंगी. सो 11 का ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक ऑप्शन है जैसे अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिश हुआ हो वो इंडियन ने इस्टेब्लिश किया हो. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी वी हैव टू रीड इट केयरफुली, लाइक अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर तो है, एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश नहीं किया है. नंबर 12 में आप देख लीजिए, जजमेंट अंडर सेक्शन 29 मीन्स a decree, dismissal of an appeal summarily,
एंड नंबर सी इज द स्टेटमेंट ऑफ अ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिग्री। जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी की आपको लैंग्वेज आपको मिलेगी, लाइक स्टेटमेंट ऑफ अ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिग्री। जो भी जिस ग्राउंड पे दिया जाता है वो है जजमेंट का पार्ट। Number 13, legal representative under section 211 of the CPC means a person who is number A, relative of the parties to the suit, co-sharer of the benefit, assuming to the parties to the suit. Number C, who in law represent the estate of the deceased. या D, all of the above. So 13 का correct answer होगा who in law represent the estate of deceased. Number 14 is A dies leaving behind a son X and a married daughter Y. A suit filed by A after his death can be continued by, so X alone as a legal representative, Y alone as a legal representative, X, Y and the husband of Y as a legal representative, X and Y both as a legal representative. तो कौन करेगा? सो दोनों X and Y both as a legal representative. 15, अ जजमेंट कंटेन, जजमेंट क्या कंटेन करता है? सो जजमेंट में कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होता है, सो ये भी है। द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये भी मेंशन होता है। एंड नंबर सी द इम्पॉर्टेंट इज द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीज़न देयर ऑफ। जो भी रीज़न था उस डिसीजन के रिगार्ड में वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। नंबर 16 हम देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ट्रेसपास, इंटरमेडिलर, अक्रेडिटर, बोथ ए एंड सी। तो कौन इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? सो बोथ ए एंड सी, ट्रेसपासर एंड क्रेडिटर। 17 अबाउट द मीन प्रॉफिट एज डिफाइंड इन सेक्शन 212 मीन्स। तो जब आप इसकी बेयर एक्ट में लिखेंगे तो साफ साफ लिखो, सो दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। तो रॉन्गफुल पोजीशन के टाइम पे जो उसने भी प्रॉपर्टी जो भी प्रॉफिट उसने एक्चुअली रिसीव किया और माइट हैव रिसीव्ड टुगेदर विद द इंटरेस्ट, तो ये आपका आ जाएगा। नंबर 18 इज अबाउट द फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द CPC मीन्स फॉरेन जजमेंट। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ए देख लेते हैं, जजमेंट गिवन बाय इंडियन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेनर, सो दैट इज नॉट। बी है जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट, सो दिस इज द फॉरेन जजमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 217 ऑफ द CPC? जज ये पब्लिक ऑफिसर है। अ पर्सन इन सर्विस अंडर द पे ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर सी सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत एंड डी नन ऑफ द अबव 19 का। So Sarpanch of the Gram Panchayat is not a public officer. Number 20, question number 20 is basis of distribution of the jurisdiction of Indian court. ये क्या है? Pecuniary, territorial और subject matter, या all of the above 20 का। So इसका clause होगा all of the above. Number 21, court of small causes under section 3 of the CPC is subordinate to। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में भी आती है और हाई कोर्ट के भी अंडर में आती है। So option C will be right. Number 22, pecuniary jurisdiction of the court has been dealt with in, so section 3, 4, 5, 6. So right option इसका क्या होगा? section 6. section 6 में pecuniary jurisdiction के related mention है। Number 23, court have jurisdiction to try all the suit of civil nature excepting suit the cognizance of which is either expressly or impliedly barred by virtue of section 9. 23. Then 24 is which of the following is a right of civil nature? तो right to worship in temple. Number B, right to share in offering in temple. Number C, right to take out procession. And number D, all of the above. तो 24 के रिगार्ड में तीनों के तीनों राइट आपके सिविल नेचर के हैं। मंदिर में पूजा करना, ऑफरिंग इन टेम्पल, प्रोसेसन, ये सारे के सारे आपके राइट हैं। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ सिविल नेचर? पता करना कौन सा नहीं है। नंबर ए, कास्ट एंड रिलीजन। नंबर बी, राइट टू सर्विस विच आर ऑनररी एंड ग्रेटिट्यूअस। सी, ब्रिज जिजमाम राइट।
सो नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कास्ट एंड रिलीजन, ये सिविल नेचर के राइट नहीं है। नंबर बी राइट टू सर्विस विच आर ऑनररी एंड ग्रेटिट्यूअस, तो ये भी सिविल नेचर के राइट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड कैन बी बार्ड एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली, आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, डी नाइदर एक्सप्रेसली नॉर इम्प्लाइडली। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, कैसे भी बार हो। नंबर 27, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड इन रेस सब जुडिस, तो ये आपके सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। देन 28 इज अबाउट द धुलाभाई केस। सो धुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1969 lays down certain principle regarding the exclusion of jurisdiction of civil code. Which of the following is not a principle laid down? तो इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर ए, where a statute gives a nullity to the order of a special tribunal. एक स्टैट्यूट था जिसने स्पेशल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नल कर दिया। सो द सिविल कोर्ट्स jurisdiction must be held to be excluded if there is adequate remedy to do what the civil court would normally do in suit. Number B, where there is an express bar of jurisdiction of the court, an examination of the scheme of the particular act to find out the adequacy or sufficiency of the remedies provided may be relevant but is not decisive to sustain the jurisdiction of the civil court. Number C, question as to the correctness of the assessment apart from its constitutionality are the decision of the authority and a civil suit lies even if the order of authorities are declared to be final. तो इसका सही जो आपका आंसर होगा that which of the following is not a principle laid down, so that is option number C. कौन कौन से लेड डाउन किए गए थे? नंबर ए एंड बी, ठीक है। नंबर बी में एक्सप्रेस बार के रिगार्डिंग में यदि कर दिया गया है तो, और यदि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने किसी ऑर्डर को स्पेशल एक्शनलिटी के लिए दे दिया गया है और बाद में उसमें है कि सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूड होगा यदि प्रॉपर रेमेडी है उसके बाद भी। स्पेशल ट्रिब्यूनल का मान लीजिए कोई ऑर्डर आपको आपके अगेंस्ट में आया तो आपके पास अपील का ऑर्डर है ना उसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सो वाई वी विल गो फॉर द नॉर्मल सिविल कोर्ट, तो वहाँ पे एक्सक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द CPC अ सूट इज लाइबल टू स्टेट, डिसमिस्ड, रिजेक्टेड, आइदर ए, बी और सी। सो 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा स्टे। सेक्शन 10 में सूट स्टे होता है। Number 30, for the application of the principle of res sub judice, which of the following is essential? Suit between the same parties or litigating under the same title, ये है। The two suit must be pending disposal in a court. And number C, the matter in issue in the two suit must be directly and substantially in the same. And number D is all of the above. तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो सारे होंगे, ए, बी और सी। नंबर डी। 31, section 10 of the CPC does not apply when the previous suit is pending in the same court, when the previous suit is pending in the foreign court, when the previous suit is pending in any other court in India, and number D, when the previous suit is pending in a court outside India established or contained by the central government. तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, that is when the previous suit is pending in a foreign court. Number 32, under the principle of res sub judice क्या होगा? ऑप्शन ए, द सेकेंड सूट हैज़ टू बी स्टेड, द प्रीवियस सूट हैज़ टू बी स्टेड। नंबर सी, आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। नंबर डी, आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो रेस सब जुडिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? वो होगा कि आपका जो सेकेंड सूट होगा वो स्टे होगा। नंबर 33, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द CPC आर क्या है? डायरेक्टरी, मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी। तो इसका आंसर होगा मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 10। आपको लगाना होगा, उसमें सूट को स्टे करना होगा। नंबर 34, सेक्शन 10 कैन कम इनटू ऑपरेशन कब होगा? बिफोर फाइलिंग ऑफ द WS इन द सब्सिक्वेंट सूट,
before settlement of issue in subsequent suit, after settlement of issue in subsequent suit, या D all of the above. तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशू इन सब्सिक्वेंट सूट. राइट. Number 35 is doctrine of res judicata as contained in section 11 of the CPC is based on the maxim Nebo dept vexari pro una attendum causa, and number B1 is interest republicae ut finis litium. So the option will be both A and B. So 35 का correct answer होगा both. Number 36 is about the principle of res judicata applies between co-defendant, between co-plaintiff, both A and B, neither A nor B. तो 36 का राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी. को डिफेंडेंट के बीच में भी अप्लाई हो सकता है, को प्लेंटिफ के बीच में भी अप्लाई हो सकता है. नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रेस जुडिकेटा. क्या गलत है, हमको ये फाइंड आउट करना है. नंबर ए, इट कैन बी इन्वोक्ड इन अ सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग. It can be invoked at a subsequent stage in the same proceeding. It cannot be invoked at a subsequent stage in the same proceeding, but only in a separate subsequent proceeding. Number D, both B and C. So 37 के बारे में जो not true है वो है option number C, that it cannot be invoked at a subsequent stage in the same proceeding, but only in a separate subsequent proceeding. ऐसा नहीं है, सेम प्रोसीडिंग के सब्सिक्वेंट स्टेज पे आप कर सकते हो. नंबर 38 देखिए, एज रिगार्ड रेस जुडिकेटा इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट एंड prosecution at the instance of an opponent whose superior resource and power, unless curbed, may render futile judicially declared right and innocence by. ये स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट किसका था? स्पेंसर्स बोवर का था ये. नंबर 39, रेस जुडिकेटा अप्लाइज व्हेन द मैटर इन फॉर्मल सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. नंबर बी, व्हेन द मैटर इन फॉर्मल सूट इज कोलैटरल इन्सिडेंटल इन सूट. सो 39 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. नंबर 40 इज अबाउट रेस जुडिकेटा अप्लाइज. सो व्हेन द मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, ये तो होना चाहिए. नंबर बी, व्हेन द प्रायर सूट इज बिटवीन द सेम पार्टीज और द पर्सन क्लेमिंग अंडर देम आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ये भी जरूरी है. नंबर सी, व्हेन द कोर्ट विच डिटरमाइन द अर्लियर सूट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. तो क्रॉस ये चेक करना है कि जो अर्लियर कोर्ट थी वो आज के सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट हो. सो एज पर द ऑप्शन नंबर डी, ऑल थ्री, ए बी एंड सी, ये सब हुआ. नंबर 41 इज अबाउट द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा. So has to be specifically raised, did not be specifically raised, is for the court to see of its own, neither A, B but only the C option. So ऐसा नहीं है. 41 का A option will be there, like has to be specifically raised. Then 42 is constructive res judicata is contained in, so section 11 explanation 4 is there. So 42 का option number B. 43 प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई कहाँ होगा? सूट पे, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे. नंबर डी, टू सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे. तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग. नंबर 44, अ डिसीजन ऑन इशू ऑफ लॉ. इशू ऑफ लॉ पे यदि कोई डिसीजन होता है तो उसको क्या रेस जुडिकेटा के टर्म्स में कैसे देखेंगे? 44 का, like shall always operate as res judicata? No. Shall never operate as res judicata? ऐसा भी नहीं है. नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट मे और मे नॉट ऑपरेट एज res judicata. डिपेंड ऑन कि कैसे क्या है इशू ऑफ लॉ का, कौन सा डिसीजन है, कैसा है, इस वजह से इसको मे और मे नॉट. नंबर 45, अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ लॉ ऑपरेट एज res judicata, मतलब कर भी सकता है. So option number A, that is if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit, only when the decision on the point of law is correct. नहीं. Number B, if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit, cause of action same है. Now even though the decision on the point of law is erroneous,
भले ही इरोनियस हो तो भी ये लग जाएगा। नंबर 46, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 46 इज दैट अ डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा against a person not expressly named as parties to the suit by virtue of explanation। तो ये आपका जो लगेगा वो लगेगा सेक्शन 11 और जो एक्सप्लेनेशन 6 से। नंबर 47, रेस जुडिकेटर डज नॉट ऑपरेट तो बिटवीन को डिफेंडेंट को प्लेंटिफ अगेंस्ट प्रोफार्मा डिफेंडेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन है क्या रेस जुडिकेटा प्रोफार्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में लगता है या नहीं लगता है। सो इट इज़ नॉट अप्लाइड देयर। 48, in which of the following case res judicata is not applicable? So consent compromise decree, dismissal in default, both A and B, and D neither A nor B. So the 48 का करेक्ट आंसर होगा बोथ, कि कंसेंट कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे नहीं होगा एंड डिसमिसल इन डिफॉल्ट होगा तो भी नहीं होगा। रेस जुडिकेटा इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज ये मेरिट पे डिसाइड नहीं होते। नंबर 49 इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज मैंडेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी, ऑल ऑफ द अबव। आपका सेक्शन 10 का तो आपको मैंडेटरी होता है और रेस जुडिकेटा की जो प्ली होती है ये भी आपकी मैंडेटरी होती है। तो दोनों सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये मैंडेटरी है। नंबर 50 में आ जाइए, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या गलत है हमको ये फाइंड करना है 50 का। सो एक्स पार्टी डिक्री विल बी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, ठीक है। रिट पिटिशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। सो मेरिट पे डिसाइड है तो आप मानेंगे। नंबर सी, रिट पिटिशन डिसमिस्ड इन लिमाइन ऑपरेट एज अ रेस जुडिकेटा, तो ये नहीं होगा बिकॉज ये मेरिट पे डिस्कशन नहीं होता इस पर। नंबर 51, इन सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई द सूट इज लाइबल टू बी stayed, dismissed, may be stayed and may be dismissed, both A and C। तो जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। सेक्शन 10 में स्टे होता है, इसमें डिसमिस हो जाता है। नंबर 52, अ डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। बिना ज्यूरिसडिक्शन के यदि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई भी फाइंडिंग दे दी है तो क्या वो ऑपरेट करेगी एज अ रेस जुडिकेटा और नॉट। तो बी है, ऑप्शन बी विल बी राइट, दैट इट कैन नॉट बी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। ये रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि हो सकता है ना फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ होगा। 53 है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट द प्रिजम्पशन एज टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द CPC इज। सो इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ और रिबेटेबल और इररिबेटेबल। कौन सा प्रिजम्पशन होगा 53 में। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये माना जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और ये रिबेटेबल होता है। नंबर 54 इज दैट वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द CPC। कहाँ करेंगे, इन ए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नाइदर सिविल और नॉर क्रिमिनल। तो ये आप 54 का ए करेंगे सिविल कोर्ट में। अंडर सेक्शन 13 ऑफ अ CPC, a foreign judgment can be challenged on the ground of। कब कर सकते हैं, कौन से ग्राउंड पे, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट जिसने प्रोनाउंस किया है, फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की गई हो। नंबर सी, सस्टेनिंग अ क्लेम फाउंड ऑन ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, जो लॉ इन फोर्स है इंडिया में उसमें कुछ ब्रीच है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो 55 का राइट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। Question number 56, how many ground of attack the foreign judgment have been provided under section 13 of the CPC। कितने ग्राउंड, तो 56 में है जो आपके टोटल ग्राउंड होंगे 6। 57, on the ground of jurisdiction under section 13 of the CPC, only a judgment in a personam can be challenged, only a judgment in rem can be challenged, both judgment in personam and judgment in rem can be challenged, neither a judgment in personam nor judgment in rem can be challenged। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा बोथ, दैट इज जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रेम कैन बी चैलेंज्ड। 58, अ पर्सन हु इंस्टीट्यूट अ सूट इन फॉरेन कोर्ट एंड क्लेम अ डिक्री इन पर्सोनम
after the judgment is pronounced against him. तो इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं नंबर ए, कैन ऑलवेज चैलेंज द जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी. नंबर बी, कैन नेवर चैलेंज द जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी. फिर आप इस ग्राउंड पे नहीं करेंगे. Then 59, under section 15 of the CPC, every suit shall be instituted in the district court. So in the district court, the court of the lowest grade, the court of higher grade, all of the above. कहाँ फाइल करेंगे? So 59 के हिसाब से the court of lowest grade पे करेंगे. Question number 60, section 15 of the CP lays down rule of procedure, rule of jurisdiction, rule of evidence, all of the above. So basically ये rule of jurisdiction है ये, या रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन तो है ही है, बट इसके साथ रूल ऑफ प्रोसीजर भी है. उसमें लिखा है ना कि आप लोवेस्ट ग्रेड में फाइल करेंगे. सो इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर. क्वेश्चन नंबर 61, अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सीपीसी, अ सूट रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन. व्हाट प्रॉपर्टी सिचुएट, या डिफेंडेंट आपका वॉलंटरली रिसाइड, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या रिसाइड और कैरीज ऑफ बिजनेस, या डी आइदर ए और बी और सी. सो जो 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा एज पर सेक्शन 16 वो होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. नंबर 62, अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द इंटायर रिलीफ सॉट कैन बी ऑब्टेन थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट. तो यदि पर्सनल ओबीडियंस से आप कर सकते हैं डिफेंडेंट के, सो इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोड विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन कौन रहे, द डिफेंडेंट वॉलंटरली रिसाइड और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन. ये ऑल ऑफ द अबव द प्रॉपर्टी सिचुएट, तो हर जगह आप कर सकते हैं इसमें. 63 में देख लेते हैं, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ डिफरेंट कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. तो ये 17 में है. यदि जहाँ जहाँ भी ज्यूरिसडिक्शन बन रही है और वो डिफरेंट कोर्ट में आ रही है, तो फिर सेक्शन 17 के थ्रू वो उसको सॉल्व करेंगे. नंबर 64 है कि जो सेक्शन 18 ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर व्हाट. सो 64 के हिसाब से अनसर्टेनिटी के बारे में है. सो इट्स अबाउट द प्लेस ऑफ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन. क्योंकि डिफरेंट कोर्ट वाला नंबर भी ये तो 17 में आ जा रहा है, और सेम में अनसर्टेन के बारे में रिगार्ड में है. क्वेश्चन नंबर 65, प्लेस ऑफ सोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन डील विथ. तो 18, 19, 20, 21. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 19. नंबर 66, क्वेश्चन नंबर, अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग done to the person or movable property where the wrong was done with the local jurisdiction of one court and defendant reside within the local limit of an other court. तो उस केस में सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा? तो ये इंस्टीट्यूट होगा कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड. तो वहाँ भी हो सकता है. नंबर बी, कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द डिफेंडेंट रिसाइड. दोनों जगह हो सकता है, बट इसमें ये है कि एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ. ये प्लेंटिफ डिसाइड करेगा, क्योंकि जो मेन रहता है कन्वीनियंस चेक करने का वो प्लेंटिफ के रिगार्ड में रहता है. नंबर 67, एक्स रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस स्टेटमेंट ऑफ डिफामेटरी टू वाई इन कैलकाटा, वाई कैन सू एक्स एट. तो कहाँ कहाँ कर सकता है 67, क्वेश्चन नंबर 67. तो दिल्ली में भी कर सकता है और कलकत्ता में भी कर सकता है. 68 है, सूट अंडर सेक्शन 20 CPC कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली, पार्टली, आइदर होली और इन पार्ट, ओनली ए एंड नॉट बी और सी. तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आइदर होली और इन पार्ट. क्वेश्चन नंबर 69, इन केस वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, एक से ज़्यादा है, अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, दैट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है कि ईच ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट
एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो ये सब भी आ जाएंगे। नंबर बी, एनी ऑफ द डिफेंडेंट, उनमें से कोई भी डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एंड डिफेंडेंट नॉट सो रिसाइडिंग एट एक्वाइसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 17, लाइक अ सूट फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट, डैमेज का सूट फाइल करना फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन से प्लेस पे ये फाइल किया जाएगा? नंबर ए, जहाँ पे मेड किया गया, जहाँ पे परफॉर्म्ड या ब्रीच हुआ, या कहीं भी ऑल ओवर इन इंडिया। सो 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जहाँ पे वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू बी परफॉर्म्ड, या जहाँ पे परफॉर्म होने वाला था या जहाँ पे ब्रीच हुआ। 71, अ सूट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप में बी इंस्टीट्यूटेड एट अ प्लेस, पार्टनरशिप का सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा? जहाँ पे कंस्टिट्यूट हुई, या जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, या जहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो 71 के हिसाब से तीनों जगह पे इसका बनेगा। 72 है, अ सूट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड इन अ फॉरेन कंट्री कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस, कहाँ फाइल किया जाएगा? फॉरेन कंट्री वेयर द पार्टीज टू द सूट रिसाइड इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, नंबर डी ऑल ओवर इंडिया। सो द 72 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वेयर द पार्टीज टू द सूट रिसाइड इन इंडिया। नंबर 73 इज अबाउट द ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर ई होगा, एंड दैट इज कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यदि प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्ड में कोई आपको ऑब्जेक्शन करना है तो। क्वेश्चन नंबर 74, सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी क्योर्स, ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, या डी बोथ बी एंड सी? तो 74 में आएगा आपका बोथ बी एंड सी, दैट इज पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल। 75 क्वेश्चन नंबर, a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred, यदि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और इस केस पे सूट टू सेट असाइड अ डिक्री, तो 75 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेक्शन 21 ई, क्योंकि सेक्शन 21 में है अपील और रिवीजन वाली स्टेज पे आप ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू द सूट 21 ई में मैटर स्पेशली लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, पार्टीज बाय देयर कंसेंट एग्रीमेंट व्हाट ही कैन डू, सो दे कैन, ऑप्शन नंबर सी, कैन आउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन ऑफ द कोर्ट, ऐसी कोर्ट का जिसका ज्यूरिसडिक्शन था उसको बाहर कर सकते हैं when there are two courts simultaneously having jurisdiction in law, मतलब यदि दो कोर्ट के पास simultaneously jurisdiction है तो आप एक कोर्ट के jurisdiction को आप बाहर कर सकते हैं with the consent। क्वेश्चन नंबर 77, that is section 20 of the CPC does not apply to arbitration, civil proceeding, both A and B, neither A nor B, सो ये होगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 20। नंबर 78, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द इंस्टीट्यूट द सूट रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट इन अ पर्टिकुलर कोर्ट, एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द पार्टीज टू इंस्टीट्यूट द सूट रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट इन अ पर्टिकुलर कोर्ट 78, तो इसका ऑप्शन होगा सी, that as per option number A that it does not oust the jurisdiction of other court, ये किसी दूसरी कोर्ट के jurisdiction को बाहर नहीं कर सकते। नंबर सी, may operate as a estoppel between the parties, तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। 79, in case of commercial contract between the parties of two different countries, the jurisdiction of the court shall be governed by lex loci solutions, less suits, rule of freedom of choice, intention of the parties. So as per 79, that is a rule of freedom of choice, that is intention of the parties, यदि कोई commercial contract होता है between the parties of the two different countries। 80 is about the a corporation under section 20 of the CPC is deemed to carry on business at, कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। 80, सो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा कि इट्स अ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया।
ठीक है। नंबर 81, इन केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट अ प्लेस वेयर अ कॉर्पोरेशन हैज़ अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, द कॉर्पोरेशन इज डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। तो कहाँ माना जाएगा कि ये बिजनेस कैरी कर रही है? नंबर 1, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। नंबर बी, इट्स ए सबऑर्डिनेट ऑफिस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन डिड अराइज। 81 बोथ ए एंड बी, नंबर डी ई और बी। सो एज पर क्वेश्चन नंबर 81 ये होगा बोथ ए एंड बी, इसके प्रिंसिपल ऑफिस में भी होगा, सबऑर्डिनेट ऑफिस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन डिड अराइज। नंबर 82, इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय। तो फैक्ट कैसे प्रूव किया जाएगा? ये किया जाएगा एफिडेविट से। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द सीपीसी समन टू द डिफेंडेंट टू बी सर्व्ड ऑन सच डेट नॉट बियॉन्ड। सो इसकी जो परमिसिबल टाइम है वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो 27 में जो सीपीसी में जो आप सम्मन इशू करेंगे वो 30 डेज का होगा जब भी सूट इंस्टीट्यूट होगा। नंबर 84, द कोर्ट में इम्पोज फाइन फॉर डिफॉल्ट अपॉन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 30B ऑफ द सीपीसी, एंड सच फाइन एज पर द सेक्शन 32C नॉट एक्सीड 5,000, 1,000, 5,000 या 10,000। तो ये ऑप्शन होता है आपका 5,000। 85, अंडर सेक्शन 39(4) ऑफ द सीपीसी द कोर्ट पासिंग द डिक्री इज। 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री के रिगार्ड में है, तो जो भी कोर्ट पास करेगी डिग्री इज। सो फॉर व्हाट? नंबर 1, ऑथराइज टू एग्जीक्यूट सच डिग्री। नंबर बी, ऑथराइज टू एग्जीक्यूट सच डिग्री। नंबर सी, आइदर ए और बी। डी, नाइदर ए और बी। 85, तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर ए नॉर बी, गलत। 86, a private transfer or delivery of the property attached under section 64(2) subclause 2 shall not be void if। तो 86 के रिगार्ड में जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर ई होगा, एंड दैट इज मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में मेड किया गया है फॉर सच ट्रांसफर और डिलीवरी इंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट। कि कोई भी यदि प्राइवेट ट्रांसफ़र या डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी जो है अटैच है अंडर सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 में, वो वॉइड कब नहीं होगी? यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सच ट्रांसफ़र या डिलीवरी हो गया है इंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट, तो अटैचमेंट के पहले ही यदि वो उसने कर दिया है तो फिर वहाँ पे वॉइड हो जाएगी, शैल नॉट बी वॉइड। नंबर 87, द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द सीपीसी कैन रेफर द डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन। 87, तो इसका ऑप्शन होगा नंबर डी। 88, द कोर्ट कैन अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीपीसी नॉट एक्सीडिंग। कितना करेगा 95 में, कितना लिमिट है 88 क्वेश्चन नंबर में? तो ये लिमिट है आपकी 50,000, एंड दिस अमाउंट नॉट टू एक्सीड द लिमिट ऑफ इट्स पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। Number 89 is that under section 100E of the CPC where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by the single judge of a high court, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि कोई भी फर्दर अपील नहीं जाएगी लाइव फ्रॉम द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ सच सिंगल जज। जनरली आप डबल बेंच को भेज देते हैं। 89, bench of the high courts, bench of the high courts. So second appeal shall not lie from any decree as provided under section 102 of the CPC when the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding, तो इसकी जो लिमिट है वो है 25,000। and then 91 is that a revision under section 115 shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by High Court, Supreme Court, Appellate Court, District and Session Court। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हाई कोर्ट। नंबर 92, द कोर्ट कैन enlarge the time under section 148 of the CPC for doing any act prescribed or allowed under the CPC but not exceeding in total। तो कितना टाइम तक आप उसको बढ़ा सकते हैं? तो ये है आपका 30 डेज। Then question number 93,
That is order 4 rule 1 sub rule 1 of the CPC. A suit is instituted when plaint is presented to the court, plaint in duplicate is presented to the court, a plaint in triplicate is presented to the court, either A, B और C. 93. तो इसका ऑप्शन होगा कि जब प्लेंट डुप्लीकेट में प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट को तब. Number 94. A defendant under order 5 rule 1 of the CPC is required to appear, answer the claim and to file the WS. कितने दिन में उसको WS फाइल करना पड़ेगा? सो एज पर देना है इसको 30 डेज में WS फाइल करना पड़ेगा. इंक्रीज हो गया कितना पीरियड अलग हो जाता है वो अलग चीज़ है. Number 95. In case of a failure of filing the WS within 30 days, the defendant can be allowed to file the same on such other day specified by the court for reason recorded in writing. तो ये कब होता है? 90, 120, 60, 45. तो ये आपका हो जाता है 90 डेज. Question number 96. A summons to the defendant under order 5 rule 91 CPC can be delivered for the purpose of serving the same on the defendant to a courier service as approved by the defendant, approved by the court, approved by the plaintiff, either A, B or C. तो ये आपका हो जाता है approved by the court. Question number 97. Under section 32 of the CPC, to compel the attendance of a person to whom a summon has been issued under section 30 of the CPC, so the court is empowered to, किस चीज़ के लिए 32 में फिर हो जाती है एम्पावर करने के लिए 97 में ये हो जाती है आपका, चाहे आपको वारंट कर दे, चाहे अटैच एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी कर ले, या फाइन इम्पोज कर सकती है नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़. Question number 98. Under order 6 rule 17, at any stage of the proceeding the court can allow to alter or amend the pleading to either party, plaintiff, defendant, to only one defendant. So 98 का correct option होगा either party. 99. The expenses for the service of summon to the defendant have to be borne under order 5 rule 93 of the CPC by कौन bear करेगा? जो defendant को summon जाएगा तो उस केस में plaintiff करेगा. And question number 100. So the court can reject the plaint under order 7 rule 11E of the CPC if it is not filed in duplicate.